औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम फिर से जनरल स्टडीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज मैंने मिक्सअप किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने स्लाइड्स रखी हैं, कुछ डायरेक्टली करंट अफेयर्स की जो स्लाइड उठा के मैंने डाली हैं वो क्वेश्चंस की फॉर्म में नहीं हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आए ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मिक्सअप क्वेश्चन है, कुछ पॉलिटी के हैं, जीएस के हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि प्रचंड, अभी न्यूज में था, ये प्रचंड क्या है, ठीक है। प्रचंड जो है क्या, ये एयर टू एयर मिसाइल है, अनमैन्ड एयर व्हीकल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। तो अभी अभी जो है इंडियन आर्मी ने जो है ये जो प्रचांद जो है ना, ये कोची में जो है इससे जो है कुछ जो शूटिंग वगैरह की हुई थी, ठीक है। तो ये प्रचांद जो है, सिंपली आपको ये पता होना चाहिए, ये जो प्रचांद है ये इंडियन आर्मी का एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। इंडियन आर्मी का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। याद रखना है, प्रचांद एक हेलीकॉप्टर है, किसका है? इंडियन आर्मी का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द इकोनॉमी, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट को कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है इसको वर्ल्ड बैंक जो है रिलीज करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ही इसको जो है रिलीज करेगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको भी वर्ल्ड बैंक जो है रिलीज करेगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इसको भी वर्ल्ड बैंक रिलीज करेगा। रेमिटेंस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इसको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिलीज करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसको भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है रिलीज करता है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट इसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। ग्लोबल ट्रेड बैरोमीटर इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करेगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ठीक है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट WEF इसको रिलीज करता है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करेगी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय UNCTAD UNCTAD, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको भी UNCTAD रिलीज करता है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट इसको यूनाइटेड नेशन DESA जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको रिलीज करती है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं कि किस रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर दैट कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्राइसेस का लेवल जो है परसिस्टेंटली इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि पैसे की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशन में महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है, पैसा जो है बहुत ज्यादा होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये होता है इन्फ्लेशन। जब पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा होता है तो महंगाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। प्राइसेस की कीमतें जो है बहुत ज्यादा होती हैं, सप्लाई जो है ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है इन्फ्लेशन के अंदर। तो गवर्नमेंट ऐसा कौन सा मेजर इस्तेमाल करती है, क्या करती है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जिससे इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है
सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, याद रखना है आपने। Who among the following has the power to decide whether a bill is a money bill or not? किसी बिल को डिसाइड करना है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, बाकी पावर किसी के पास नहीं होती है। मनी बिल जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंडर आती है, ये डिक्लेयर की जाती है किस बेस पे, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्मिड रिबेलियन, और तीसरा है वार। इन तीन बेसिस के आधार पे जो है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जब होती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, जो आर्टिकल 355 के अंडर 365 के अंडर आती है। तो ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो नेशनल इमरजेंसी है इसको डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट। कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्मिड रिबेलियन, और थर्ड है वार। आपने याद रखना है। ठीक है, इन तीन जो है ये इन तीन ग्राउंड्स पे जो है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कम्स अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 365। ठीक है, और प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म गोल्डन ट्राइंगल in the context of drug trafficking refers to the region located in the intersection of, मतलब कोई कंट्रीज हमारे पास हैं, वो तीनों कंट्रीज चारों कंट्रीज जो है एक जगह मिलके जो है एक ट्राइंगल की तरह जो है उनका जो है कॉन्फ्लुएंस होता है। तो वो कौन सी तीन कंट्रीज या चार कंट्रीज हैं जिनका कॉन्फ्लुएंस एक जगह पे होके एक गोल्डन ट्राइंगल बनता है? तो वो हमारे पास तीन कंट्रीज हैं, लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड साउथ ईस्ट एशियन तीनों कंट्रीज हैं। ठीक है, और ये इनका जो है मेकोंग रिवर और रुआक रिवर, ठीक है, मेकोंग एंड रुआक रिवर्स जो हैं ये दोनों मिलते हैं एक जगह पे, और वहां पे मिलके जो है एक गोल्डन ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो गोल्डन ट्राइंगल लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन न्यूज में ये हमारे पास रहा था ये वाला पॉइंट कि दुनिया का पहला एशियन किंग वुलचर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर को महाराजगंज उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। दुनिया का पहला एशियन किंग वुलचर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दुनिया का पहला है, ना कि हिंदुस्तान का सिर्फ। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है कौन सी दो बॉडीज को कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है कनेक्ट करता है अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। अब अंडमान सी जो है ये इंडियन ओशन के अंदर है, और साउथ चाइना सी जो है पैसिफिक ओशन के अंदर है। तो एग्जाम में हमें ये भी हो सकता है कि अंडमान इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है कौन सा स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इंडियन ओशन के अंदर है अंडमान सी, और पैसिफिक ओशन में है साउथ चाइना सी। तो अंडमान सी साउथ चाइना सी हो ऑप्शन में, तो ये भी करेक्ट है। इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन हो, ये भी करेक्ट है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये करंट अफेयर है कि शरद कमल जो है अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ ITTF। ठीक है, तो पहले इंडियन एम्बेसडर बने हैं ITTF के, कौन बने हैं वो? शरद कमल। ठीक है, with reference to the fundamental rights in the Indian Constitution, which of the following is correct? Right to property is a fundamental right, क्या ये ऑप्शन ठीक है? Right to education is provided to children below 6 and 14 years of, between 6 and 14 years of एज। तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पहला जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये राइट टू फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल राइट से
निकाल के इसको जो है एक लीगल राइट बना दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, जो आर्टिकल 300 सबसेक्शन ए के अंडर रखा गया। पहले ये राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, जो कि एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को फंडामेंटल राइट से निकाल के आर्टिकल 300 सबसेक्शन ए में डाल दिया गया, जो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या हम एक लीगल राइट बोल सकते हैं, वो इसको दर्जा देता है। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। और जो राइट टू एजुकेशन है, ये उन बच्चों को प्रोवाइड करता है 6 से 14 साल की एज में। तो ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि आईआईटी दिल्ली ने इनाग्रेट किया है पहला इंटरनेशनल कैंपस कौन सी जगह में? अबू धाबी। अबू धाबी का है, यूएई में है। ठीक है, यूएई के अंदर जो जगह है अबू धाबी, वहां पे पहला इंटरनेशनल कैंपस हिंदुस्तान की कौन से आईआईटी ने इनाग्रेट किया है? तो ऑप्शन होगा आईआईटी दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति पाल बनी है पहली इंडियन वुमेन जिसने 2 पैरा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं एथलीट में। ठीक है, प्रीति पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 2 पैरा ओलंपिक मेडल्स को एथलेटिक कैटेगरी में जीता है। तो फर्स्ट वुमेन इंडियन भी है, वुमेन भी है, प्रीति पाल मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपने सुना होगा कि बहुत सारी कॉरपोरेशंस होती हैं जिनको महारत्ना, नवरत्ना वगैरह का स्टेटस मिलता है। तो अभी अभी सेंटर ने हमारे पास नवरत्ना स्टेटस दिया है 4 कॉरपोरेशंस को, वो है एनएचपीसी, रिटेल, एसजीवीएन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन। तो इसके साथ टोटल नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है इंडिया के अंदर 25 हो गए। जिस किसको मिला है वो है एसईसीआई मतलब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, एसजेवीएन सतलुज सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और रिटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 4 कॉरपोरेशंस हैं जिनको नवरत्ना का स्टेटस अभी मिला है। किसने दिया है? सेंटर में एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा डिपार्टमेंट ये देता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है ये स्टेटस देता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज आता है। ठीक है। टीवी सोमनाथ टेक्स आवर एज अ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो नए बने हैं वो है टीवी सोमनाथन। ठीक है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर रजविंदर सिंह भट्टी जो है ये सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर राजविंदर सिंह भट्टी अपॉइंटेड एज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे पास होती हैं उनके डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है। आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी जो कि डायरेक्टर जनरल बने हैं बीएसएफ के। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी जी। ठीक है। सतीश कुमार बने हैं पहले दलित चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड के। तो रेलवे बोर्ड के पहले दलित चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन बने हैं? सतीश कुमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये किसके ऊपर फोकस करता है? ठीक है, फोकस्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इसके ऊपर जो है ये बेस्ड है। ठीक है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के साथ रिलेटेड जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ग्रीन हाउस के साथ जो है हमारे पास कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस के साथ कौन सी कन्वेंशन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। महाराष्ट्र बनी है पहली स्टेट जो इंप्लीमेंट करेगी यूपीएस स्कीम को। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट जो है वो कौन बनी है? महाराष्ट्र बनी है। ठीक है, यूपीएस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं हमारे पास के लिए एक नेशनल पेंशन स्कीम थी, इसको इम्प्रूव करने के लिए कैबिनेट ने इंट्रोड्यूस किया है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द टर्म ट्विन डेफिसिट का मतलब क्या होता है? ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ
पेमेंट होता है ना, उसके अंदर हमारे पास अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, करंट अकाउंट होता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। तो जब हमारा करंट अकाउंट और फिस्कल डेफिसिट एक साथ चले उसको हम बोलते हैं ट्विन डेफिसिट, या हम इसको डबल डेफिसिट भी बोलेंगे। तो जब करंट अकाउंट डेफिसिट हो और फिस्कल डेफिसिट दोनों एक साथ चल रहा हो तो उस टर्म को हम ट्विन डेफिसिट बोलेंगे। हमारे पास एक आगे है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका जो टाइम पीरियड रहा था 1920 से लेकर 1922 तक रहा था। महात्मा गांधी ने इसको 1920 में लॉन्च किया था। जलियनवाला बाग मैसेकर जो हुआ था 1919 में, उस और रोलेट एक्ट 1919 का है, और खिलाफत इशू जो 1919, तीनों 1919 में ही हुए थे। तो इनके अगेंस्ट जो है महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था 1920 में। तो इसमें क्या बात की गई थी कि ब्रिटिश गुड्स को बाइकाट करना है, ब्रिटिशर्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रिटिशर्स की जो सर्विसेज हैं, उनको जो है बाइकाट किया जाए, और यहाँ के जो लोकल्स जो है खड्डी और स्वदेशी गुड्स जो है उनको प्रमोट करना था, ठीक है। इसमें बहुत सारा पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट्स ने किया था, टीचर्स ने किया था, रूरल इंडिया ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत सारा जो है पार्टिसिपेट किया था। तो नॉन वायलेंस को एम्फेसाइज किया गया था, लेकिन चोरा चोरी इंसिडेंट जब 1922 में हुआ तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, ठीक है। Which of the following is the correct sequence of mountain ranges from north to south? मतलब नीचे जो नॉर्थ, ये हमारे पास रेंजेस दी हुई हैं, इनको नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाना है। तो नॉर्थ में हमारे पास काराकोरम आएगा, फिर जंस्कार आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा, और फिर शिवालिक आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी 3D प्रिंटर जो है, 3D प्रिंटर जो है, तो ये किसने बनाया, कब बनाया और कहाँ पे है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ माइने यूएसए ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था 2019 में कि लार्जेस्ट पॉलीमर 3D प्रिंटर दुनिया का 28 अप्रैल 2024 को रिवील किया उन्होंने, ठीक है। तो पहले इनका ही जो है 3D प्रिंटर सबसे बड़ा होता था जो उन्होंने सेट किया 2019 में, लेकिन अपना ही रिकॉर्ड फिर से यूएसए ने 2024 में तोड़ दिया। 3D प्रिंटर सबसे बड़ा जो उन्होंने बनाया, ठीक है, याद रखना है। Which of the following was a direct result of the revolt of 1857? 1857 का जो रिवोल्ट था उसका डायरेक्ट रिजल्ट इंडिया में देखने को क्या मिला था? तो उससे क्या बना हुआ था, हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बना हुआ था, ठीक है। रिगोर साइल या ब्रेक साइल जो है कौन से रीजन को कहा जाता है हम, तो ये ज्यादा हमें डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलती है। अरावली रेंज जो है कौन कौन सी स्टेट से पास ऑन होती है? तो अरावली रेंज जो है हमारे पास राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली से गुजर के जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश इसका आंसर नहीं है। तो 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और अरावली रेंज जो है ना ओल्डेस्ट रेंज भी है इंडिया की। इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है लद्दाख में, जिसका नाम है पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको इंडियन आर्मी ने लद्दाख के अंदर कंडक्ट किया है, ठीक है। नीचे दी गई रेंजेस को आपने नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाना है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास अरावली आ जाता है, दूसरे पे सतपुरा आ जाएगा, फिर विंध्यान आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला अरावली, दूसरे नंबर पे सतपुरा, तीसरे नंबर पे विंध्यान, और लास्ट साउथ में वेस्टर्न घाट्स आ जाती हैं, ठीक है। Which one of the following leader was not associated with the founding of HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि 1928 में बनी हुई थी। इसके साथ नीचे दिए गए लीडर्स में से कौन सा लीडर इसमें इंक्लूड नहीं है? दैट वाज राजगुरु, ठीक है। भगत सिंह भी इसमें इंक्लूड थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी इसमें इंक्लूडेड थे। Which of the following language is not recognized under the 8th schedule of Indian Constitution? आपको पता है कि टोटल जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है 22, ठीक है, जिसमें से तुलु जो है ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया नहीं है। लफर करू जो है हमें इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलता है। ये एक ऐसी करू है जो हमें टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच का जो रिलेशनशिप बताएगा,
ठीक है। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का जो हमें रिलेशनशिप बताता है उसको हम बोलते हैं फिलिप्स कर्व। कौन सा कर्व बोलेंगे? फिलिप्स कर्व बोलते हैं, जो रिलेशनशिप बताएगा अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच का जो इन्फ्लेशन बताता है, रिलेशनशिप बताता है, उसको हम लेफर कर्व बोलेंगे। ठीक है। Under which of the following Indian Constitution President can impose President rule in the state and for what reason can it be invoked? मतलब President rule किस आर्टिकल में आता है और किस रीजन के लिए लगाया जाता है? तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंदर आता है। जब फेलियर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट के अंदर फेलियर हो जाए तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट अपना रूल वहां पे लगाएगा। ठीक है। 352 में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है। और 365 से भी इमरजेंसी लगती है, और वो जो इमरजेंसी है वो जब यूनियन की तरफ से जो डायरेक्शंस दी जाती हैं स्टेट को, तो जब स्टेट्स यूनियन की डायरेक्शंस को मानता नहीं है तो फिर इमरजेंसी लग जाती है, जो आर्टिकल 365 के अंदर आती है। तो 4 किस्म की ओवरऑल इमरजेंसीज जो है इंडिया में लगती हैं हमारे देश के ऊपर। ठीक है। मनी पॉक्स न्यूज में था, ये मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स जो है ये एक वायरल जोनोसिस डिजीज है। मतलब एक ऐसा वायरस जो ट्रांसमिट होता है इंसानों से एनिमल्स, इंसानों में एनिमल से, जिसके सिम्टम्स सिमिलरली हमें स्मॉल पॉक्स की तरह देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये एक वायरल डिजीज है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। ठीक है। मंकी पॉक्स। ठीक है। मध्य प्रदेश बना है पहला स्टेट इंडिया का जिसने लॉन्च किया है कैश फॉर सैनिटरी नैपकिन स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है। मध्य प्रदेश जो है कैश देगा लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन्स को खरीदने के लिए, एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर जो उनमें प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, ठीक है, मंथली साइकिल्स वगैरह जो आता है गर्ल्स के अंदर, तो उसको खरीदने के लिए मध्य प्रदेश पहली स्टेट बनी है, वो उनको कैश देगा और वो सैनिटरी नैपकिन्स लेंगे। ठीक है। पूर्ण स्वराज जो कि अडॉप्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, किस सेशन में किया था? ठीक है, वो था लाहौर सेशन ऑफ 1929, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजाइड किया था। इंडिया के अंदर 3 नई वेटलैंड रामसर साइट्स जो हैं बनी हैं, जिससे टोटल रामसर साइट्स इंडिया के अंदर 85 बनी है। टोटल रामसर साइट्स कितनी बन गई हैं? 85। और वो 3 जो नई वेटलैंड साइट्स है वो कौन कौन सी है? नंजा राइन बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। कजहू वैली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, और तवा रिजर्वायर जो कि मध्य प्रदेश में है। तो 3 नई वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में ऐड करने से इंडिया की टोटल रामसर साइट्स 85 हो जाती हैं। आप मुझे बताइएगा वेटलैंड डे कब मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या थी? हु इज द फर्स्ट इंडियन एथलीट जिसने गोल्ड मेडल जीता है एथलीट कैटेगरी में एट द ओलंपिक्स? तो वो है अभिनव बिंद्रा जो कि शूटर हैं। जो क्या है? शूटर, याद रखना है। ठीक है। अब लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक गेम्स होंगी 2028 में, उसमें 5 स्पोर्ट्स को जो है इंक्लूड किया गया है। तो वो 5 स्पोर्ट्स जो हैं हमारे पास कौन कौन से हैं? तो बेसबॉल जिसको हम सॉफ्ट बॉल बोलेंगे, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस एंड स्क्वैश इंक्लूडिंग क्रिकेट, इनको जो है ऐड किया गया है। ठीक है। तो सेंट मार्टिन्स आइलैंड जो कोरल रीफ्स के लिए जाना जाता है वो बांग्लादेश के अंदर है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो चाइना से फ्लो होता है इंडिया के अंदर। पहले ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर होता है, फिर आसाम में जाता है और फिर बांग्लादेश में जाता है। इस ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में यारलुंग सांगपो बोलेंगे। ब्रह्मपुत्र के अंदर जो है इसको लोहित बोलते हैं। आसाम के अंदर इसको सियांग, नहीं, हाँ, आसाम के अंदर इसको सियांग बोलेंगे या दिहांग बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। आसाम के अंदर जो है इस ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं या लोहित बोलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग बोलेंगे, और बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना बोलते हैं। माउंट कैलाश से ये ओरिजिनेट होता है मानसरोवर लेक के अंदर अंगसी ग्लेशियर में। ठीक है। नामचा बरुआ तिब्बत में पहुंचने के बाद ये एक यू टर्न लेता है और अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर हो जाता है। 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है। इसको सन ऑफ
ब्रह्मा भी कहते हैं संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो कि मजाउली है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर ही है। कौन कौन सी सिटीज इस रिवर के किनारे हैं? वो है डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी और डुबरी, ठीक है। जमुना जो है इसको बांग्लादेश में कहा जाता है। वहां पे बांग्लादेश में पद्मा रिवर के साथ मिलके ये जो है एक घाट बनाता है, जिस घाट का नाम है गोल लुंडो घाट, ठीक है। राजबाड़ी डिस्ट्रिक्ट है जो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तीस्ता रिवर को ज्वाइन करता है, ठीक है। और वहां से जो है फिर ये फ्लो हो जाता है नीचे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। मेघना रिवर के साथ भी जो है ये ज्वाइन करता है। सुबनसिरी रिवर जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी। पद्मा एंड मेघना जो है मिलके चांदपुर में और फ्लो आउट हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। फाइनल पार्ट जो है इसका जो है उसको हम बोलते हैं मेघना, ठीक है। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज भी दी हुई है यहाँ पर, राइट ट्रिब्यूटरीज भी दी हुई है। आपने सारी की सारी याद रखनी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सल्वेक्स जो है कंडक्ट की जाती है इंडिया और विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज। इंडिया और यूएसए के बीच में ये सल्वेक्स एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की जाती है, ठीक है। इंडियन नेवी और यूएसए नेवल एक्सरसाइज है ये, ठीक है। सल्वेक्स का पूरा नाम है सल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, ठीक है। सल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डेंस डिस्पोजल जो है पूरा नाम है सल्वेक्स का, जो इंडियन नेवी और यूएसए नेवी के बीच में की जाती है एक्सरसाइज ये, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। करंटली न्यूज़ में सारे के सारे टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे, एग्जाम्स में आए हुए हैं, वहीं से मैंने उठाए हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।